हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है, ये इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, करंट क्वार्टर में इनकी कैसी ग्रोथ रही, मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की, और सबसे इम्पॉर्टेंट किस लेवल पे इसको बाइंग की जा सकती है ताकि हम अच्छे लेवल पे इंटर करके प्रॉफिट बुकिंग कर सके। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा कि सीएमएस इन्फो सिस्टम मेरे वॉच लिस्ट में कैसे आया। तो 2-3 महीने पहले की बात है, मैं अलीगढ़ में था और रोड साइड टपरी पे मैं चाय पी रहा था शाम 4 बजे। तभी सीएमएस की कैश कैरी करने वाली वैन जो है मेरे सामने से गुजरी और फिर मैंने इसको स्क्रीनर पे सर्च किया तो पता लगा कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों आपके सामने भी दिन भर में कई ऐसी कंपनीज आती होंगे, नए नए प्रोडक्ट आते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्या इनके पीछे कोई पब्लिक कंपनी अगर समझना चाहते हैं तो टिकर.फिनोलॉजी पे आप जाकर के कोई भी ब्रांड या कंपनी को सर्च कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक कंपनी होगी यानी जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं तो इसमें आपको आराम से दिख जाएगा। जैसे कि मैं मैगी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आ गया है कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड का ब्रांड है मैगी, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी आप इसके शेयर को खरीद सकते हैं। तो अगेन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक ब्रांड के पीछे की कंपनी को यहाँ से इनसाइट से हम मदद ले सकते हैं और जान सकते हैं कि इनके पीछे की एक्चुअल में कंपनी कौन सी है। तो चलिए चलते हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम का बिजनेस अगर समझे तो इनका बिजनेस है कैश मैनेजमेंट का। इंडिया की लीडिंग कैश मैनेजमेंट कंपनी है, यानी जो कैश का काम है, चाहे आपका कैश को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक पहुंचाना है या फिर एटीएम में कैश लोड करना है या फिर आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहां से कैश का कलेक्शन करना है, ये सारा काम ये सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड करती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि करेंसी चेस्ट से ब्रांचेस को कैश ले जाना, ब्रांच से एटीएम्स को, और वहीं पे आपका जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहां से भी कलेक्शन का ये काम करते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है अगेन बीएफएसआई और बैंकिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर एंड रिकंसिलेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि सास एज ए सर्विस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एटीएम में जो आप देखेंगे कि पहले सिक्योरिटी गार्ड होते थे, अभी वो काम रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू होने लगा है। वहां पे आप कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा ये अपना खुद का जो एटीएम होता है वो इंस्टॉल करते हैं एक पर्टिकुलर बैंक के बिहाफ पे। तो यहाँ से एक तरीके से ये रेंटल इनकम इनको एटीएम पे मिल रही है। इसके अलावा बैंकिंग ऑटोमेशन, जो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग लेवल पे यहाँ पे एटीएम में जो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, ये अपना सॉफ्टवेयर ये ओवरऑल मैनेज सर्विस एंड टेक सॉल्यूशन के सेगमेंट के अंदर ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग बैंकों को, अलग अलग बीएफएसआई और कंपनीज को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इनका पिछले 4-5 सालों का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर 2019 में देखें तो 1100 करोड़ की रेवेन्यू, फिर 2020 में 1300 करोड़ की रेवेन्यू, 2021 में आपको पता है कि सारी एक्टिविटीज जो है नहीं हो रही थी कोविड की वजह से, थोड़ा सा हल्का सा डी ग्रोथ हुआ, लेकिन 2022 में अगेन बाउंस बैक किया 1500-1600 करोड़ के आसपास, 1900 करोड़ के आसपास, और पिछले 12 महीने में 2140 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूं कि अगर आप ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देख लें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कंपनी एटलीस्ट कंपनी साल दर साल ये ग्रो कर रही है, तो मतलब ग्रोथ तो कहीं ना कहीं हो रही है। यहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 96 करोड़, 135 करोड़, 169, 224, 297, 336, कितना ज़बरदस्त दोनों की ग्रोथ है। सेल्स की भी अच्छी ग्रोथ, प्रॉफिट की अच्छी ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 17% हुआ करता था इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। इस वजह से आप देख सकते हैं कि सेल्स से ज़्यादा इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो कि करंट टाइम में 28% का है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर थोड़ा सा और यहाँ पे आए क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम जज करें इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिछले सितंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 544 का, वो बढ़ करके 582 करोड़ हो गया, और यहीं पे इनका नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़ करके 87 करोड़ हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 6-7 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि लगातार ये ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। उसको वजह से आप शेयर प्राइस भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा पिछले साल परफॉर्म किया है, और अभी कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस में स्ट्रेंथ बढ़नी हुई है, और ये अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और शायद ये अगले
कुछ दिनों में ये ब्रेकआउट कर जाए तो वो तो देखने लायक होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम आ जाते हैं रेशियो वाले सेक्शन में, और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिससे पता लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर अपने एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो देखेंगे तो सियोन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो इसने अपनी होल्डिंग को सेल की है। करंट टाइम में 27% के आसपास इनकी होल्डिंग है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इनके एफ भी अच्छे खासे हैं, 23% डी भी हैं, और पब्लिक की भी 26% की होल्डिंग है, तो जो भी अच्छी दिख रही है। इसके अलावा अगर हम कैश वाले सेक्शन में आए तो यहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि कंपनी का बिजनेस में अच्छा खासा कैश अकुमुलेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जिससे कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है और साथ ही साथ री इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और अगर जैसा कि वैन और ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर डिप्रेशिएशन को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो एग्जैक्टली डिप्रेशिएशन मैं कहता हूँ कि अगर 38 करोड़ का डिप्रेशिएशन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ एग्जैक्टली 3 टाइम्स है, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन है, मतलब डिप्रेशिएशन काफ़ी कम है। तो इससे क्लियर हो जाता है ये बिजनेस बहुत ज़्यादा एसेट हेवी नहीं है। और यहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में आए तो इनका बोरोइंग भी बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है, यानी कंपनी पे कोई भी खास डेट नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी फाइनेंशियल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी दिख रहा है। यहाँ पे आरओई भी 21% का है, और इसके अलावा स्टॉक का पी 18.2 जो कि 20 के अंदर का है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही रिसेंट क्वार्टर को लेकर के, और इन्होंने जो एक दो कंसर्न थे, जैसे कि यहाँ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% से घट करके 26% क्यों दिख रहा है, 1-2% कम दिख रहा है, तो क्या कुछ रीज़न हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए चलते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने ऑर्डर विंस बताया कि क्वार्टर में इनके 600 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इससे टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में FY24 के पिछले सिर्फ 9 महीने में इन्होंने 1250 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डर बुक पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, टोटल पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर में इनका सिर्फ 950 करोड़ का ऑर्डर था, ये सिर्फ 9 महीने में ये 1250 करोड़ के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। मतलब इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने 400 बिजनेस पॉइंट्स को ऐड किया। यहाँ पे सीधे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी रिटेल आउटलेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे 4000 नए पॉइंट्स ऐड किए, जो कि 10% पिछले साल के कंपेरिजन में 10% की ग्रोथ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया, जो भी इनका नेटवर्क है, जिसमें इन्होंने 500 नई वैन ऐड की है। इसके अलावा एटीएम का कैटरिंग का जो प्लान है, मैंने बताया कि 20,000 एटीएम पे ये कैटर करते थे, लेकिन इनका अगले फाइनेंशियल ईयर तक 25,000 एटीएम में ये कैश लोड करने का काम करेंगे। यानी हमारे इंडिया में तकरीबन 2.5 लाख एटीएम है, उन 2.5 लाख एटीएम में से 10% मार्केट शेयर गेन करने का इनका प्लान है। इसके अलावा FY25 का टारगेट जो दिया था इन्होंने कि कैश मैनेजमेंट बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया कि इस कंपनी का एक्चुअल कंपटीटर कौन है, ठीक है, इस कंपनी का चूंकि ये कैश का डील करती है तो सबसे आसान सी भाषा में आपको लगेगा कि AGS इनका कंपटीटर है, जो भी कैश का या दूसरी कैश वाली जो वैन है वो इनका कंपटीटर है। लेकिन एक्चुअल में इनका कंपटीटर UPI है, एक्चुअल में इनका कंपटीटर ई-कॉमर्स है, एक्चुअल में इनका कंपटीटर क्रेडिट कार्ड है। तो ये इसकी वजह से आप इस काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन ये है कि शायद इनका बिजनेस डी ग्रोथ करे, लेकिन अभी देखा गया यही है कि इनका बिजनेस लगातार थोड़ी मोड़ी इसमें जो यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये अलग बात है कि 23%, 15-16 या फिर 11-11% की ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डी ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पे इनका प्लान ये है कि अगर ये एक बिजनेस इनका डी ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट डी ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रोथ स्लो हो रही है, तो ये दूसरी तरफ ये मैनेज सर्विस है, वहाँ से ये ग्रोथ लाए। और इनका प्लान था कि FY25 तक ये जो कैश मैनेजमेंट और मैनेज सर्विस का जो रेशियो है एटलीस्ट 60-40 कर देंगे, जो कि ऑलरेडी इन्होंने सिर्फ पिछले इसी क्वार्टर में इन्होंने ये टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्लियर हो जाता है कि एक बिजनेस सेगमेंट जो इनका
थोड़ा सा स्लो ग्रोथ कर रहा है, दूसरा बिजनेस सेगमेंट जो तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ओवरऑल कंपनी के पोर्टफोलियो में मैनेज सर्विस का कंट्रीब्यूशन हाई हो जाएगा। जैसा कि मैं 2019 का अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊं तो 900 करोड़ की रेवेन्यू मैनेज सर्विस से आई थी, और सॉरी कैश मैनेजमेंट सर्विस से 900 करोड़ की रेवेन्यू आई थी। वहीं पे मैनेज सर्विस से सिर्फ 200 करोड़ है, ऑलमोस्ट देख सकते हैं कितना कम है। लेकिन अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं है कि अगर अमाउंट के टर्म्स से देखें तो जो कैश मैनेजमेंट की सर्विस से यहाँ पे 375 करोड़ और मैनेज सर्विसेज से 200 करोड़, जो कि देख सकते हैं कि 2019 में जो टोटल यहाँ से रेवेन्यू था पूरे साल का 200 करोड़ था, यहाँ पे अभी सिर्फ एक क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ से भी अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट कितनी तेजी से ये जो मैनेज सर्विस की अगर ग्रोथ वाइज देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 58%, 39%, 12%, 17%, 36% ग्रोथ है। वहीं कैश मैनेजमेंट का 10 से 12% की ग्रोथ है। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री में भी यही कहा कि हमारा जो कैश मैनेजमेंट का बिजनेस है वो 10 से 13% ग्रो कर सकता है, लेकिन मैनेज सर्विस है जो कि हमारी कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट बिजनेस ने कहा कि इसमें जैसे मैंने बताया 10 से 13% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा कंपनी ने जो नए एटीएम्स इंस्टॉल करने के लिए कैपेक्स गाइडेंस दिया था 150 से 175 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बताया कि काफ़ी आजकल ब्रांच जो है एटीएम का सहारा लेकर के बजाय इसके कि बाहर कहीं एटीएम लगाएं, ब्रांच के अंदर ही एटीएम लगा रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन ले रहे हैं, तो इसमें भी जो है कंपनी हेल्प कर रही है ब्रांच के अंदर एटीएम लगाने में और ओवरऑल उनके ऑपरेशन को ऑटोमेट करने में। इसके अलावा एटीएम की गवर्नमेंट ने पीएसयूज ने प्लान किया है कि 50,000 एटीएम को रिसाइकिल किया गया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये लो यील्ड बिजनेस है, और जहाँ पे हम कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे उससे बेटर यही है कि कैश लेकर को बैठे रहो। अगर इनकी बैलेंस शीट में आकर के कैश पोजीशन को देखा जाए तो जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी दिख रहा है, करीब 150 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी और लगातार ये बना हुआ है। और कंपनी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कैश फ्लो वाले सेक्शन में ये अच्छा खासा कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना ये है कि हम सिर्फ वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, जहाँ पे प्रॉफिट बनने सकेगा, जहाँ पे इंटेक्स कंपटीशन है, लो मार्जिन बिजनेस है, जहाँ पे कंप्लायंस पुअर है, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कही कि हम मर्जर एक्विजिशन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी हम ग्रोथ लाएंगे प्योर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ लाएंगे। हमारा मेन फोकस अब जो है कैश तो है ही, इसके अलावा हम मैनेज सर्विस जो दे रहे हैं उसमें हमारा फोकस रहेगा कि वहाँ से कैसे हम अपनी ग्रोथ लेके आ सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग जो एज ए इन्वेस्टर जो मैं पर्सनली देखता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक जैसे कंपनी देख रही है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर खुद कमाने से पहले देखो कि कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही, या ये जैसी बड़ी कंपनी जब कह रही है जिसकी मार्केट कैप 6,000 करोड़ है, कह रही है कि हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पीएसयूज ने कह दिया कि एटीएम हमें रिसाइकिल करना है तो हम भी जाएंगे, वहाँ पे लो मार्जिन है फिर भी चाहेंगे कि हमारा बिजनेस वहां से कहीं से मिले, 2-4 पैसा हम भी कमाएं। तो ऐसी थॉट्स नहीं रखते। इस तरह हमें इन्वेस्टर को भी तभी कोई शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा तो कोई भी शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए। सही टाइम आता है जब अच्छा शेयर अच्छे दाम पे मिल जाता है, और जब मिल जाए तो उसको पेशेंस के साथ होल्ड करें, और जब अच्छी खासी वैल्यूएशन मिले तभी बेचें। जिस तरह से हर कंपनी यही चाहती है कि उसका जो भी कैश है अच्छे से यूटिलाइज करे, तो हमें एज ए इन्वेस्टर भी हमारे पोर्टफोलियो में वही कंपनी ऐड करनी चाहिए जो कि वर्थ है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सीएमएस इन्फो सिस्टम का जहाँ तक बात है बाइंग लेवल का यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो देखिए कि 200 डीएमए और 50 डीएमए से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो कि काफ़ी लोगों को लिए ये नया था कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे आ सकती है, जो कि 6-7 क्वार्टर से ज़्यादा है। एक जो लास्ट कंसर्न था कि 27% से घट करके 26% जो मार्जिन आया वो इस तरीके से आया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है
मैनेज कैश मैनेजमेंट जो मार्जिन है 26% का है और मैनेज सर्विस में सिर्फ 18 से 20% का है। तो जब ये वाले सेगमेंट से मैनेज सर्विसेज से जब सेगमेंट से मिक्स जो बढ़ेगा प्रोडक्ट मिक्स, तो इससे ये थोड़ा मार्जिन थोड़ा सा कम होता दिखेगा। तो दोस्तों आपको फोकस ये करना चाहिए कि अगर कोई बिजनेस में अगर प्रॉफिट मार्जिन में जैसे कि मैं देखूं तो 146 से 151 ग्रो हुआ है, लेकिन मार्जिन कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी सेगमेंट वाइज जो प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होते हैं। तो जो लो सेगमेंट या लो मार्जिन वाला सेगमेंट जब हायर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे मार्जिन हमेशा ऐसे दिखते हैं। तो एज सच कोई बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मार्जिन कम हुआ है, बल्कि यहाँ पे एक सेगमेंट जिसका मार्जिन कम है वो ज़्यादा ग्रोथ ला रहा है, इस वजह से यहाँ पे मार्जिन कम होता दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ जहाँ पे तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो जहाँ तक ये लेवल जो 420 का है यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स भी एंट्री कर सकते हैं और ये शेयर पे अच्छे लेवल थोड़ा सा रैली दिख सकती है। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ये जो हफ्ता है आने वाला फरवरी का पहला हफ्ता, तो ये देखने लायक होगा कि इसका शेयर प्राइस परफॉर्म कैसे करता है। उसी के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन लूंगा। एज ए डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस कंपनी के मैं एक भी सिंगल शेयर होल्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी वैल्यूएशन अच्छी है और शेयर प्राइस भी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। मैं बस वेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट का या फिर इस हफ्ते शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ और क्या मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगला वीडियो किस कंपनी पे चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।